आप सुन रहे हैं पिक्स का ये ऑडियो पॉडकास्ट और मैं हूं निखिल व्यास। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आदिवासियों पर एक बयान और उससे पहले राजकुमार रोत का एक बयान, जिसको लेकर अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। वो है डीएनए टेस्ट को लेकर। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोदा ऑडियो लाइन पर जुट गए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। मनीष सर, बहुत बहुत स्वागत आपका पॉडकास्ट पर। जी नमस्कार निखिल जी। जी सर, बयानों की बौछारें चल रही हैं दोनों ही तरफ से। ताजा बयान है मदन दिलावर का और राजकुमार रोत को लेकर, एक डीएनए टेस्ट को लेकर। इस पर सर क्या कहेंगे आप कि ये पूरा क्या मसला है पूरा? देखिए, ये मसला कोई नया मसला नहीं है। पहली बात तो ये जी जी राजकुमार रोत आदिवासी समुदाय से आते हैं। जी विधानसभा में भी कई बार ये बात कह चुके हैं और अभी जी हाल में उन्होंने फिर एक बात कही थी जी कि हम आदिवासी हैं और जी मतलब खुद के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मैं आदिवासी हूँ और एक जी अलग फेथ को मानता हूँ, एक अलग जी विचार को मानता हूँ जिसमें मैं किसी मतलब ऑर्गेनाइज्ड जी धर्म को नहीं मानता हूँ। उसमें हिंदुइज्म भी शामिल है। मतलब उन्होंने जी अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ, जी मैं हिंदू नहीं हूँ। जी और इसी मुद्दे पर जब उनकी प्रतिक्रिया ली गई थी जी शिक्षा मंत्री की, जी मदन दिलावर की, जी तो उन्होंने एक बात कही और वो सिर्फ राजकुमार रोत के संदर्भ में थी। वो सभी आदिवासियों के संदर्भ में नहीं थी। जी उन्होंने ये बात कही कि अ, यदि वो आप मानते हैं कि वो हिंदू नहीं है तो हम उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे, वंशावली लिखने वाले लोग हैं उनसे पूछ लेंगे, जी और नहीं तो उनका डीएनए टेस्ट करा लेंगे। जी। इसे लेकर के पूरी कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। तो और अब ये मामला क्या इस तरह से रहेगा कि मदन दिलावर का ये बयान पूरे आदिवासियों के लिए माना जाएगा, या जैसा आप बता रहे हैं कि वो सिर्फ एक राजकुमार रोत को लेकर उनके संदर्भ में ये बयान था? देखिए, आजकल का समय जो है नैरेटिव गढ़ने का समय है जी बेसिकली। अब जी जो उन्होंने कहा यदि उसको अक्षरशः लिया जाए तो सिर्फ राजकुमार रोत के संदर्भ में है, जी वो सभी आदिवासियों के संदर्भ में नहीं है। और जी सभी आदिवासी खुद को ऐसा मानते भी नहीं है कि वो हिंदू नहीं है। जी बहुत सारे लोगों के बयान उसके बाद आने लगे हैं कि नहीं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू समाज जी को मानते हैं, हिंदू परंपराओं को मानते हैं। जी तो अब नैरेटिव गढ़ने वाली बात है कि यदि आपको इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलता है जी तो फिर आप उस तरह का नैरेटिव गढ़ सकते हैं कि सारे आदिवासियों के लिए उन्होंने ऐसी बात कही, जबकि जी उन्होंने सिर्फ एक संदर्भ में बात कही। एक जी एक सवाल उनसे पूछा गया, उन्होंने आगे चल करके बयान नहीं दिया। जी जी और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जी। एक प्रश्न उनसे पूछा गया। ये पहले बयान मदन दिलावर की तरफ से नहीं है, बल्कि राजकुमार रोत बिल्कुल की तरफ बिल्कुल, से। पहला जी बयान राजकुमार रोत की तरफ से है। जी उसके संदर्भ में जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने ये बयान दिया। जी एक तो ये होता है कि स्फूर्त खुद इस तरह का बयान दे रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि ये सारी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, जी और इससे किसी को पॉलिटिकल फायदा मिलता है तो निश्चित रूप से इसको गढ़ने की कोशिश करेगा, जैसा कि अब हो जी रहा है कि राजकुमार रोहत अब जो है इसको लेकर के एक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं जी। और वो आदिवासियों से हाँ, आह्वान उन्होंने कर ये रहे हैं कि आह्वान कर दिया है कि हर घर से नाखून, ब्लड या बाल का सैंपल हम मुख्यमंत्री हाँ को भेजेंगे और बिल्कुल। मदन दिलावर उसका डीएनए टेस्ट कराएं। मतलब वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब बात सिर्फ राजकुमार रोहत के संदर्भ में की गई, अब उसको वो पूरा आदिवासी सुन जी, रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को दोनों ही बयान सुना देते हैं। पहले आप सुन लीजिए कि मदन दिलावर ने इसको लेकर क्या कहा था। मदन दिलावर ने जो कहा वो सुनिए उनकी आवाज में। कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है हम। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे वो क्या है। और हिंदू नहीं है वो, तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे कि उनके बाप की औलाद है कि नहीं होगा। और अब पलटवार में आप राजकुमार रोत का भी ये जो बयान आ रहा है उसे भी एक बार सुन लीजिए। जोहार साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने आदिवासी समुदाय पे एक लांछन लगाने वाली, आदिवासी समुदाय को अपमानित करने वाली जो भाषा का उपयोग किया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीएपी पार्टी और आदिवासी जो नहीं मानते हैं उनका डीएनए टेस्ट कराएं, उनका बाप कौन है। इनको बताना चाहेंगे कि बाप की बौखलाहट से ही आप ये इस तरह के अनर्गलत बयान दे रहे हो। हमारी पार्टी का नाम ही बाप है। और रही बात डीएनए की, आपने जो कहा है तो ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए आपने एक चैलेंज किया है, पूरे देश के आदिवासियों को, और अवश्य भाजपा को ये भारी पड़ेगा। हम लोग सब अब हमारे ब्लड का सैंपल भेजेंगे मदन दिलावर जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के वहां,
और मैं पूरे देश के आदिवासियों से आह्वान कर रहा हूं कि या तो मदन दिलावर जी माफी मांगे, इस्तीफा दे इस पद से, और नहीं तो उनकी खुद की पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करे, क्योंकि मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय पर लांछन लगाने वाली बात की गई है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम देश लेवल पे अभियान चलाएंगे और हमारा ब्लड सैंपल, बाल है, नाखून है, ये प्रत्येक घर से हर सैंपल बना के जाएगा उन तक, और उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट तो अवश्य कराए वो डीएनए टेस्ट। हम सैंपल भेज रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर अभियान चलाया जाएगा कि आपने जिस तरह से बयान दिया आदिवासी समाज के खिलाफ, हम पूरे राजस्थान में अभियान चलाएंगे, साथ ही पूरे देश में, कि सैंपलिंग हर प्रत्येक आदिवासी के घर से सैंपल जाएगा मदन दिलावर जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर तक, और वो सैंपलिंग करवाए, वो ब्लड टेस्ट करवाए और उनका खुद का भी करवाए। इस बात को यहां विराम नहीं दिया जाएगा। साथ ही मेरे आदिवासी समुदाय के अन्य साथियों से, अन्य समुदाय के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इस मैटर पर हमें अमर्यादित भाषा नहीं करना है, अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना है, लेकिन जरूर हमें प्रत्येक घर से एक सैंपल, भले आपका नाखून हो, बाल हो, आपका ब्लड हो, वो अपना नाम पता लिख के मदन दिलावर जी तक पहुंचाना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है कि वो इस सैंपल का डीएनए टेस्ट कराए, क्योंकि उन्होंने कराया कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो हम हमारा सैंपल भेज रहे हैं, आप डीएनए टेस्ट कराओ। जवाब। मनीष सर, जिस तरह से सरकार बदली है उसके बाद लगातार जो है इस तरह से कभी बाल मुकुंदाचार्य को लेकर विवाद हो रहा है, कभी योजनाओं को बंद कर देने की बात पर विवाद हो रहा है, कभी झीलों को रिव्यू करने की बात पर विवाद हो रहा है। तो दरअसल क्या सरकार अभी वर्किंग मोड में है या वर्किंग एक्शन में नहीं आ पाई है? ये मेरा आपसे अंतिम सवाल। देखिए, जब भी सरकार बदलती है, पिछली सरकार के निर्णयों को बदलने की सामान्य परंपरा रही है जी। वही सरकार, वही सब कुछ ये सरकार भी कर रही है। जब पिछली सरकार आई थी उसने भी इसी तरह के काम किए थे, अब ये जो नई सरकार आई है वो भी इसी तरह के काम कर रही है। तो ये एक सामान्य परंपरा रही है, और जब कार्यकाल शुरू होता है किसी भी सरकार का, तो पहला साल आमतौर पर इन्हीं सब चीजों में चला भी जाता है। अब जिसके आप योजनाएं बदलेंगे, निश्चित रूप से वो पार्टी ये कहेगी कि हमारी योजनाएं अच्छी थी, आप क्यों बदल रहे हैं। ये सारा हम पहले भी होते देख रहे हैं और अब भी। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात तो। लेकिन कहीं न कहीं जनता पर या जनगण मन पर बात होगी, जनता को लेकर सोचा जाएगा, जैसे चिरंजीवी जैसी योजनाओं को बंद कर देना, 25 लाख से उसको 5 लाख पे ला देना, ये तो कहीं न्याय संगत मुझे लगता नहीं है कि सरकार का फैसला होगा। देखिए, क्या होता है कि जो भी सरकार आती है वो अपने तरीके से सोचती है उन चीजों को। जी। ठीक है ना। अब पिछली सरकार का मान लीजिए कि वो 25 लाख का था, ठीक है ना। विधानसभा में खुद सरकार का जवाब है कि 25 लाख का फायदा किसी को नहीं मिला, एक भी व्यक्ति को 25 लाख का बीमा कवर नहीं मिला, मतलब बीमे का फायदा नहीं मिला। 10 या 12 लाख रुपए तक मिला है, लेकिन 25 लाख का किसी को नहीं मिला। तो अब क्या है कि अब ठीक है, सरकारें जब भी आती है तो अपने हिसाब से अपने तरीके से चीजों को करने की कोशिश करती है, ये कोई नई बात नहीं है। और उसकी जगह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दूसरा लाने की कोशिश करेगी सरकार। अब वो किस रूप में होगा, किस तरह से होगा, वो अपने आप सामने आएगा ही आएगा। तो ये मतलब एक कोई सामान्य चीज है। तो अभी ये माने सर कि जो अभी 6 महीने में, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी जो नई सरकार बनी है उनमें मंत्रियों में, विभागों को लेकर अभी तो सिर्फ एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं लर्निंग पीरियड चल रहा है, इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से चल रहा है। देखिए, शुरुआत के 3 महीने सरकार ने कुछ करने की कोशिश की, फिर आचार संहिता आ गई। तो असल में तो सरकार का काम अब शुरू हुआ है जी। तो अब अगले 6 महीने में किस तरह, और देखिए नई सरकार है, इसमें कोई शक नहीं, और जनरेशनल चेंज हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में भी हुआ है। बड़ी बात है सर, ये बड़ी बात है सर। अब ये जनरेशनल चेंज निश्चित रूप से जो नई जनरेशन आई है, जो नए नेता आए हैं, जो नए मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बने और अब मुख्यमंत्री बने हैं, वो चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे, और सब चीजें, एक प्रोसेस तो चलेगा। तो अभी अगले 5-6 महीने हम इसी प्रोसेस को देखेंगे। सर, इसमें एक चीज और है कि इसका मतलब जो राजनीति के पुराने अनुभवी लोग हैं वो इन नयों पर हमलावर भी हो रहे हैं, ये भी देखना आ रहा है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, आप किसी की जमी जमाई पूरी एक व्यवस्था को यदि कोई आकर के, दूसरा आकर के उसको तहस नहस करेगा या चुनौती देने की कोशिश करेगा, तो रिजेंटमेंट तो आएगा ही सामने। तो वो सब चीजें हम होते देख रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा के रूप में देख रहे हैं, दूसरी तरह से देख रहे हैं। तो ये सब चीजें तो होनी है। ये व्यवस्था में जब बदलाव होता है तो हलचल तो मचती है जी। तो वही चीजें हम होती देख रहे हैं। अब इसके परिणाम किस रूप में सामने आएंगे, लोकसभा चुनाव में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ उसका, आगे 5 उपचुनाव भी हैं, उनमें किस तरह से चीजें आगे जाएंगी और क्या इसका बदलाव का फिर लोकल बॉडी के चुनाव भी आ जाएंगे। हाँ, बहुत सारे चुनाव हैं आगे,
अभी हाल पंचायत के चुनाव भी हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हैं, 5 उपचुनाव हैं विधानसभा के। इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है मौजूदा सरकार के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप सुन रहे थे मनीष गोदा हमारे साथ ऑडियो लाइन पर थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। किस तरह से सरकार हमलावर है, किस तरह से मंत्रियों के बोल जो हैं वो बिगड़े हैं, उस पर बात हो रही है। और एक बहुत ही मैच्योर तरीके से मनीष सर जो बता रहे हैं कि जब बदलाव होता है तो इस तरह की बातें शुरुआत में होती है। और चूंकि एक जनरेशन बदली है राजनीति में, तो उसको लेकर भी एक नई हलचल है। पुराने लोगों को साइडलाइन करके नए लोगों को सत्ता दी गई है। नए पहली बार मंत्री बने, विधायक बने, खुद जो पहली बार विधायक बने वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये सब बदलाव तो आएगा ही। इस पे और आगे चर्चा करते रहेंगे जब भी फिर हमें इस तरह की कोई मुद्दा आएगा। तो मनीष सर, हम आपको फिर एक बार ऑडियो लाइन पे लेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में जिस तरह की नई सरकार बनने के बाद राजनीति हो रही है, उनमें जनता को लेकर सरकार किस तरह से सोच रही है और किस तरह का काम हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद निखिल जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।